हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be beginning a new chapter of your physics, that is the chapter number 6, titled as Electromagnetic Induction. Electromagnetic Induction. So this is your 6th chapter and this is a chapter under a new unit. ये चैप्टर एक नई यूनिट के अंदर है जिसका जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, यूनिट चेंज हो चुकी है. इट इज़ यूनिट नंबर 4 टाइटल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 टाइटल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. एक बहुत ही आसान चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी की बुक का ये और आपकी सिलेबस में. ओके, एंड इट्स अ मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं और ये आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और इसको एग्ज़ाम में अप्लाई भी कर सकते हो. सो जस्ट बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर, लिसन टू एवरीथिंग व्हाट इज़ बीइंग टॉट, and if I say something important, so please note it down in your notes so that you could use that thing to revise the chapter afterwards before your board examinations. So बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. शायद से आज से पहले आपने ये नाम ना सुना हो, अगर सुना भी होगा तो शायद समझा ना हो कि ये होता क्या है. तो पहले ही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फिर इसके कंसेप्ट पर जाएंगे. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है. पहले तो ये समझ लो क्या है. ये एक फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कर रहे हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जैसा कि आपने देखा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वहाँ पर आपने देखा था कि मूविंग चार्ज वाज गिविंग राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड. आपने वहाँ पर देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को. ओके, यानी कि यहाँ पर अपोजिट हो रहा है कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the help of varying magnetic field. अब ये करता कैसे है? How does a magnetic field, a varying magnetic field produces electric current? Okay, how was it found out? वो सब आप पढ़ोगे फैराडेज के लॉ में, and that same thing will be taught to you in this same lecture. ठीक है, बट बिफोर मूविंग ऑन टू फैराडेज लॉ, वहाँ पर हम एक दो टर्म्स यूज़ करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि आप वो टर्म्स अच्छे समझ लीजिए, खास करके एक टर्म दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा थ्रू आउट दिस यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स. सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी वेरी केयरफुली. इसका आगे इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम के अंदर ये इंडिपेंडेंटली भी पूछा जाता है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और यहाँ पर बच्चे खास कर गलती करते हैं, और जो गलती करते हैं उसके पीछे बच्चों का रीज़न नहीं होता. ओके, उसके पीछे का रीज़न होता है उनके टीचर का. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी आपको बेसिकली 2 डेफिनेशंस मिलती हैं. ओके, जिनमें से एक सही है और एक सही नहीं है. सो ओवर हेयर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो द राइट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज दैट इट इज़ अ physical quantity which is proportional
which is proportional to the number of magnetic field lines passing through a surface. This is the right definition of magnetic flux. So एक्चुअली में जो डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन उसमें क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इन प्लेस ऑफ प्रपोर्शनल दे राइट इक्वल टू, सो दैट इज़ रॉन्ग. अब वो गलत क्यों है वो आप खुद समझ जाओगे, ओके, व्हेन वील डिस्कस दिस टॉपिक मोर इलेबोरेटली. बट अभी आप ये ध्यान रखो कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सरफेस. ये फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सरफेस की होती है जो हमें बताती है कि उस सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस सरफेस, सो these are the magnetic field lines, let me consider. so ये जो magnetic flux है ये आपको बता देगा कि इस surface में से कितनी magnetic field lines पास हो रही हैं. this magnetic flux tells you. okay, so now why I said proportional. proportional मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप अभी हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप देखोगे कि जो magnetic flux है जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो जो इसका आंसर होता है वो कभी कभी पॉइंट्स में आता है, कभी कभी फ्रैक्शंस में आता है. ओके, बात एक ही है. सो ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कभी पॉइंट्स में आएगी, कभी फ्रैक्शंस में आएगी. ओके, सो अगर फ्रैक्शन में आ रही है और हम कह रहे हैं कि ये इक्वल टू है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ ये मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस में से आधी लाइन पास हो रही है, आधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली एब्रप्ट टू से. तो वो बिल्कुल गलत डेफिनेशन होती है और एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है कि वो उसमें आपके मार्क्स काटता है या नहीं काटता. बट बेसिकली बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स उस पर कटते हैं इस डेफिनेशन पे. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोर्शनल टू. ओके, और उसको आप समझ जाओगे आगे जैसे हम बात करेंगे इसके बारे में और. सो यू विल गेट टू नो दैट व्हाई इट इज़ प्रपोर्शनल टू. सो अब इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दिस फाई साइन एंड द फॉर्मूला इज इट इज़ इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. अब ये बी वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर क्या है. सो बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन, ए इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस अंडर विच वी आर फाइंडिंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, बी क्या है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं. एंड दिस सरफेस जो इसका एरिया होगा उसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर. तो जब हमने ए को वेक्टर बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर एसोसिएटेड होता है, और डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू दिस सरफेस, यानी कि कहीं ऐसा कि जो नॉर्मल होगा, जितने भी नॉर्मल होंगे वो सारे इसके आपको डायरेक्शन दिखा रहे होंगे. सो लेट मी से दिस इज एन वेक्टर विच इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर. सो सी केयरफुली, दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर. सो लेट मी से दिस इज अ थीटा एंगल बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो ये जो फॉर्मूला है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये चेंज हो जाएगा अब बी ए कॉस थीटा में. दिस विल चेंज इनटू बी ए कॉस थीटा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा है एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज बी ए कॉस थीटा, क्रॉस इज साइन थीटा. तो अब शायद मेरी बात का आइडिया आपको यहाँ से भी लग गया होगा कि यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, और आपको मालूम है कि कॉस थीटा की वैल्यूज़ 1/2 भी होती है, वो √3/2 भी होती है. यानी कि जो ये आपका फ्लक्स है ये पॉइंट्स में आएगा, ये एक प्रॉपर इंटीजर नहीं हो सकता हर बार. ओके, सो इट मे हैपन दैट दिस क्वांटिटी मे बी अ क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व सम डेसिमल, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि लाइन का मतलब 1 2 3 होगा.
मैं कहूँ मेरे पास डेड लाइन है तो वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट बात है, ठीक है। और बच्चों आप इस फॉर्मूले से एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ कि आप ध्यान से देखो कि मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा इंटू ए। कोई गलत बात तो नहीं है, बस मैं कॉस थीटा को बी के साथ लेके आया। अब ध्यान से देखना इसी सेम डायग्राम को, इस डायग्राम के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये एक नॉर्मल वेक्टर है। सो अगर देखो मैं नॉर्मल यहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बनाता हूँ ओवर हेयर लेट मी से, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप इस पॉइंट पर लो या फिर इस पॉइंट पर लो, नॉर्मल सब वर्टिकल होंगे टू दिस सरफेस। ओके, सो जो एंगल इस नॉर्मल ने बनाया होगा इस लाइन के साथ, वही एंगल ये नॉर्मल बनाएगा विद दिस बी वेक्टर, बिकॉज दे आर सिंपली करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम स्टेटिंग द सेम थिंग, ताकि आप इस बात को और अच्छे समझ पाओ कि आपके पास ही वही सरफेस है, ये आपके पास फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि ऐसे ही सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं। एंड आई सेड दैट दिस इज़ योर नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और मैंने कहा कि इसके बीच का एंगल ये थीटा है। फाइन। सो बच्चों ध्यान से देखो कि अगर आपके पास ये आपका बी वेक्टर है, ये आपके पास इसका बी वेक्टर है, और ये आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर ये बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, एक लाइन है जिसके ऊपर ये बी वेक्टर एक थीटा एंगल बना रहा है। सो इफ़ आई रिजॉल्व दिस बी वेक्टर, अगर मैं इस बी वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और हमें मालूम है कि जिस लाइन के ऊपर हमारा थीटा रेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं बी कॉस थीटा, और उससे अपोजिट और परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं बी साइन थीटा। अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। सो आप ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्लक्स क्या है, बी कॉस थीटा इनटू एरिया। तो मेरा मतलब ये है कि जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट इस फ्लक्स में हेल्प कर रहा है जो कि नॉर्मल है इस सरफेस के। आप ध्यान से देखो कि जो इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इधर है बी साइन थीटा, ओके, वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टूवर्ड्स दिस फ्लक्स। आपको दिख रहा होगा फ्लक्स के अंदर क्या है, बी कॉस थीटा, यानी कि सिर्फ ये कंपोनेंट जो कि नॉर्मल है इस सरफेस के, वही रिस्पॉन्सिबल होता है टू दी फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सरफेस। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई एग्जामिनर ऐसी चीज़ रखता है कि दिस इज अ सरफेस एंड देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस सरफेस, यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है विच आर पैरेलल टू दिस सरफेस, सो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस प्रोवाइडेड दिस सरफेस इज वेरी वेरी थिन, यानी कि इसकी थिकनेस नहीं है, थिकनेस बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत ही पतली सी शीट है, 2D स्ट्रक्चर है। ओके, सो यहाँ पर आप सिंपली कहोगे दैट वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू दैट component of magnetic field which is perpendicular, which is normal to the surface, and since there is no component of the magnetic field which is normal to the surface, so therefore there is no flux associated with this surface. So ये तो बात हो गई ऑब्जर्वेशन की। अगर आप इसको फॉर्मूले से यूज़ करके करोगे तो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या एंगल है, देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये तो वर्टिकली ऊपर खड़ा हुआ नॉर्मल है और लाइन्स ऐसे हैं आपके पास, दोनों का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। सो थीटा के प्लेस पर क्या आएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो फ्लक्स क्या आ गया 0 आ गया। सो आप चाहे इससे लिखो फॉर्मूले से या फिर अंडरस्टैंडिंग से लिखो, ओके, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, बट इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके, क्योंकि वो आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में भी आपकी हेल्प करेगा। सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैड स्टडीड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ सरफेस is produced by the normal component of the magnetic field at that surface। यानी कि मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि when will magnetic flux be maximum, तो आप कहोगे कि सर magnetic flux will be maximum
जब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल कर रही होंगी सरफेस के ऊपर, तब मेरे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि अगर मेरे पास ये सरफेस है और मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे करके फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वो एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ध्यान से देखना कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग दी नॉर्मल है। सो थीटा की वैल्यू हो गई 0, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। सो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा बी ए, कॉस 0 होता है 1, सो फ्लक्स होगा आपका बी ए, विच इज मैक्सिमम, and it is the situation when maximum number of magnetic field lines are passing through the surface। और ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा बच्चों जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो समय फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो फ्लक्स हो गया आपका 0। सो अब बात करते हैं इसके SI यूनिट की। तो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वीबर, सिंबल होता है इसका WB। और आप ये तो हो गई एक यूनिट जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं रखनी है सो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? B इंटू ए। B मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो चाहे आप इसको याद रखो या फिर इसको याद रखो, दोनों ही SI यूनिट्स हैं फ्लक्स की। ओके, बट इसको भी याद रखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वीबर किस क्वांटिटी की SI यूनिट होती है। सो दिस वाज SI यूनिट। अगर मैं बात करूं CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट होती है बच्चों मैक्सवेल। And if I talk about the relationship between Maxwell and Weber, so 1 Maxwell is equivalent to 10 raised to the power minus 8 Weber. This is the relationship between Maxwell and Weber. तो ध्यान रखना कि अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सवेल और आपको कन्वर्ट करना है वीबर में, तो आप 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फाइन। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज दैट कि बताइए वेदर मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। टेल मी दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों है और ये आपका आंसर क्यों होना चाहिए? बिकॉज आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो, सो फ्लक्स क्या था? फ्लक्स वॉज अ क्वांटिटी विच वॉज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और आपको ये बात हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर एक क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होती है किसी भी दो वेक्टर्स का, तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो व्हाई इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने बात जो B हमने लिया है, B इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे सरफेस के लिए यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आ रही है वही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर भी आ रही है। अ स्मॉल थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। सो दैट वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, एक चीज़ और रह गई, दैट इज़ डायमेंशनल फार्मूला। सो इसको डिराइव करना थोड़ा लंबा है बट आसान भी बहुत है। सो यू मे डिराइव इट, मैं आपको बता देता हूँ इसको करना कैसे। आपने देखा कि फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज B इंटू ए। ठीक है, सो B क्या होता है बच्चों? B इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज F अपॉन क्यू वी, वेयर Q इज चार्ज। और चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? F अपॉन आई टी इंटू वी। Q इज इक्वल टू आई टी। ओके, करंट इंटू टाइम। अब F का आपको मालूम होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। I का होता है A, T का होता है S, V मतलब है वेलोसिटी यानी कि LT-1, और ऊपर आपके पास है A यानी कि L2।
सो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को। कैसे निकालोगे, आई एम अगेन शोइंग यू। आप बस ये इसकी वैल्यूज़ पुट कर देना, एक एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक ए का फॉर्मूला, नीचे आई, टी और वी, और ये सब आपको मालूम होनी चाहिए हर एक के। सो लाइक दिस यू कैन derive the dimensional formula of magnetic flux. So that was all. Now let's move on to Faraday's law. So now before studying Faraday's law directly, first of all I want to tell you about Faraday's experiment, कि फराडे ने जो अपने लॉ दिए वो किन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे और वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो आपके लिए लॉज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले समझ लेते हैं इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। देखो इसने क्या किया, ही ब्रॉट अ कॉइल, ये एक कॉइल लाए और इन्होंने क्या किया, इस कॉइल के दो एंड्स को कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से। दिस वॉज वॉट ही डिड। ना ही कोई बैटरी लगाई, ना ही कोई और करंट का सोर्स लगाया, ठीक है। ये सिंपल एक कॉइल है एक कंडक्टर की, और साथ में लगा दिए गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इस समय तो कोई भी करंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने कोई भी करंट का सोर्स लगाया नहीं है। सो नाउ व्हाट ही डिड, ये एक मैग्नेट लाया इसके पास, ही ब्रॉट अ मैग्नेट नियर दिस कॉइल। लेट मी से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। अब इन्होंने क्या देखा, ही सॉ कि जब इन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के पास बढ़ाया, ऐसे आगे खिसकाया, सो देयर वॉज सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फिर सुनो कि एक कॉइल थी एक मैग्नेट था, दोनों रखे हुए थे, कोई बात नहीं थी। देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि कोई भी करंट उस समय फ्लो नहीं हो रहा था इन दिस कॉइल। नाउ व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड मूविंग दिस मैग्नेट टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर। तो जब इन्होंने मूव किया तो देखा कि अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि वो दिखा रहा है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है अपने आप, बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल सोर्स के। ओके, सो नाउ इट वॉज समथिंग डिफरेंट, कि ना ही हमने कोई भी यहाँ पर बैटरी लगाई, ना ही कोई और इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाया, उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो जब वो पास में लाए तो डिफ्लेक्शन हुई, बट जैसे उन्होंने यहाँ पर ला के इसको रोक दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन आनी बंद हो गई, फिर से ज़ीरो पर आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को, जो कि अब यहाँ पर आ चुका था, आगे आ चुका था, इसको फिर से उठा करके वापस ले जाने लगे। तो जैसे ही वापस लेके जा रहे थे तो फिर से डिफ्लेक्शन हुई इस गैल्वेनोमीटर में, यानी कि फिर उसने दिखाया कि इसमें करंट है इस कॉइल के अंदर, बट जो इस बार डिफ्लेक्शन थी इट वॉज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर पहले डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड पर हुई तो अब उसने लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्शन शो करी। दैट मीन्स कि पहले जो डायरेक्शन था करंट का, अब उससे उल्टा डायरेक्शन यहाँ पर करंट का देखने को मिला जब हमने मैग्नेट को दूर हटाया इस कॉइल पे से। सो दिस वॉज व्हाट फैराडे ऑब्जर्व्ड। सो ये दो बातें उसने अभी तक ऑब्जर्व करी। अब तीसरी बात उसने ऑब्जर्व करी कि जिस स्पीड से मैं ला रहा हूँ इस कॉइल के पास, अगर मैं उस स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो जो डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये पहले समझ लो डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है, कंफ्यूज मत होना इसके ऊपर। ये मेरे पास निडल है एक गैल्वेनोमीटर की और उसका ज़ीरो ये है, गैल्वेनोमीटर का ज़ीरो आपके पास ये है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं इस मैग्नेट को पास में ला रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो शिफ्ट हो रही है और दिखा रही है कि इसमें कोई ना कोई करंट है, करीब यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। जब मैं वापस दूर लेके जा रहा हूँ इससे तो फिर से डिफ्लेक्शन शो हो रही है, बट इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ डिफ्लेक्शन शो हो रही है। फाइन। अब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ पास में लाने की और दूर ले जाने की, यानी मैं तेज़ी से पास ला रहा हूँ, तेज़ी से दूर लेके जा रहा हूँ, तो जो डिफ्लेक्शंस हैं वो भी बड़े हैं। कि अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपने मैग्नेट की तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो करंट आ रहा है इस कॉइल में, उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा है पहले से। ओके, सो दिस वॉज वॉट फैराडे ऑब्जर्व्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने इन्हीं अपने ऑब्जर्वेशंस को फैराडेज लॉ के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बट बिफोर गोइंग ऑन टू फैराडेज लॉ, एक बार हम खुद समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखो, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जब मेरे पास मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ था और ये कॉइल मेरे पास यहाँ पर रखी हुई थी, सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्रोड्यूस कर रहा था, लेट मी से दीज वर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इट वाज प्रोड्यूसिंग, तो वो कांस्टेंट थी,
ठीक है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आ रही थी वही आ जा रही थी, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पर रखा हुआ था. सो देयर वॉज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल. ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब हमने इसको इधर मूव किया टूवर्ड्स दी कॉइल, जब मैंने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पहले आ रही थी उससे कुछ चेंजेस आए होंगे. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे. ओके, सो देयर वॉज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड in this coil when I moved this magnet towards the coil. So that was the reason which caused current in this particular coil. ठीक है, और जब मैंने इसको दूर मूव किया तो फिर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी हुई होंगी, चेंज हुई होंगी इस कॉइल में से, तो फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ. और जब मैं इसको रेस्ट पर रख रहा हूँ तो रेस्ट पर करंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही. अगर मैं इसे तेज़ी से मूव कर रहा हूँ तो ज़्यादा करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि उस समय पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो उस वजह से ज़्यादा करंट आ रहा है. तो बस यही बातें फैराडे ने अपने लॉ में दे दी. सो एक बार फैराडे के तीनों नियम लिख लेते हैं और इनको समझ लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी दी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. सो फैराडे सेड दैट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. When magnetic flux linking with a conductor, आप इसको कंडक्टर बोलो या फिर कॉइल बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता. ओके, चेंजेस एन EMF. EMF मीन्स करंट, समझ सकते हो आप ऐसे. एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट. आपने देखा कि इसमें एक EMF इंड्यूस हुआ था व्हेन देयर वाज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो एक EMF प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल के अंदर. पॉइंट नंबर 2, ही सेड दैट कि जो ये इंड्यूस्ड EMF है ये तभी तक लास्ट करेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ वैसे ही आपका करंट प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा. सो दिस induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. कि ये तभी तक लास्ट करेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. ठीक है, नाउ दी पॉइंट नंबर 3 जो है वो बेस्ड है इसकी स्पीड के ऊपर, कि जिस रेट से हम ला रहे हैं उसी रेट से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसी रेट से आपका इंड्यूस्ड EMF भी प्रोड्यूस हो रहा होगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking with the conductor. So these were the 3 points of Faraday's law. So now let us try to understand the third law more precisely mathematically. So अगर मैं mathematically इस point number 3 को लिखता हूँ, so उसका मतलब ये है कि जो मेरे पास induced EMF का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है rate of change of flux with respect to time. कि जो rate of change, if I say rate तो I say with time, ठीक है, तो उसका मतलब बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF. ओके, सो दिस इज मैथमेटिकली व्हाट पॉइंट नंबर 3 सेज, और इसको हम आगे फैराडे लेंस लॉ में यूज़ करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आगे बहुत आपके यूज़ होगा ये फॉर्मूला. सो दिस वॉज व्हाट फैराडे एक्चुअली सेड. और बच्चों EMF में कंफ्यूज मत होना. EMF आई होप आपको याद है, यू वर टॉट इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर NCERT कि EMF इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस. और मैं आपसे कहूँ कि EMF और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है.
तो करंट होगा, जो करंट प्रोड्यूस हुआ होगा इस कॉइल में वो होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो हमें ये दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, वो होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और EMF किसके बराबर है? EMF है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, इसके बराबर। यानी कि अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो EMF प्रोड्यूस ही नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर EMF तेज़ी से चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ये धीरे धीरे चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF भी कम प्रोड्यूस होगा। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर रिगार्डिंग फैराडेज लॉ। सो नाउ आई होप कि आपको ये इंड्यूस्ड EMF क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझ में आ गया है। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फैराडे ओनली टोल्ड मी द मैग्नीट्यूड, ही डिड नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, कि जो ये EMF प्रोड्यूस हुआ, ये जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। हम एक बार तो कह रहे हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक बार कह रहे हैं उधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, बट कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है पता कैसे लगाएंगे? वो पता लगेगा हमें लेंज लॉ पढ़ने के बाद। लेंज लॉ हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोड्यूस्ड EMF। ओके, समझो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it, सो दिस इज़ लेंज लॉ। ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो चीज़ इसको प्रोड्यूस कर रही है, जो चीज़ इसको बर्थ दे रही है, इसको पैदा कर रही है, ये उसी को अपोज करेगा। मतलब समझो इसका। सो आई एम शोइंग यू द सेम थिंग अगेन कि मेरे पास बच्चों एक कॉइल है समवॉट लाइक दिस इज़ अ कॉयल दैट आई हैव विद मी, और मैंने कहा भाई इसके अंदर ही मैं अपना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो इंड्यूस्ड EMF बच्चों प्रोड्यूस कैसे होगा? वो होगा जब मैं इसके पास एक मैग्नेट लेके आऊँगा, व्हेन आई विल ब्रिंग अ मैग्नेट नियर इट। मैग्नेट लाने के दो तरीके हैं कि मैं एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेके आऊँगा और कभी मैं साउथ पोल पास में लेके आऊँगा। मैंने कहा कि जो EMF प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इस कॉज को, इस मैग्नेट को अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज करंट इन अ लूप गिव्स बर्थ टू नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज करंट इन अ लूप, it was clockwise, it is anti-clockwise. So anti-clockwise gives birth to north pole and clockwise current gives birth to a south pole. ये बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे I told you in chapter number 5 of your NCERT. So बच्चों क्या होगा कि अगर हम एक नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को इसके पास ऐसे ला रहे हैं कि इसका नॉर्थ पोल फेस कर रहा है टूवर्ड्स दिस कॉइल, सो ये कॉइल अपने EMF को ऐसे प्रोड्यूस करेगी कि जो आपके पास ये यहाँ पर ये कॉइल है, ये जो टर्न्स हैं इसके ऊपर एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हुआ तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को अपोज करेगा, इसको पीछे धकेलेगा। और नॉर्थ प्रोड्यूस कैसे होगा? नॉर्थ प्रोड्यूस होगा व्हेन देयर विल बी अ एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द कॉइल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EMF। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि हम देखेंगे कि हमारे मैग्नेट का डायरेक्शन क्या है, हमारे मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास आ रहा है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये अपने इस कॉज को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये मैग्नेट, इसको अपोज करेगा, इसको पीछे धकेलेगा। सो अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहे हैं तो ये अपने पास इस तरफ एक नॉर्थ पोल ही बना देगा। नॉर्थ पोल बनाएगा कैसे? बाय सर्कुलेटिंग द करंट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बात आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लेंज लॉ से।
ओके, दे विल गिव यू अ मैग्नेट, दे विल गिव यू अ लूप एंड दे विल आस्क यू कि बताओ इस लूप में क्या डायरेक्शन होगा ईएमएफ का। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है, लेट मी से दिस इज दी कॉइल इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर आप लगा रखा है अपना गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूँ तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर मैं साउथ पोल को लेके आ रहा हूँ इस कॉइल के पास, तो ये कॉइल अपने इस तरफ प्रोड्यूस करेगा साउथ पोल को, ताकि वो साउथ पोल इस साउथ पोल को अपोज करे। अब साउथ पोल प्रोड्यूस कैसे होगा, व्हेन देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट इन दिस कॉइल। सो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होगा, ये होगा। सो इस तरह से बच्चों आप देते हो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इस कॉइल को मैग्नेट मानूं तो ये कॉइल का अपर फेज अब साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, एंड दिस साउथ पोल विद रिपेल दिस साउथ पोल इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूसेज इट। जो कॉज जो मैग्नेट इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को अपोज कर रहा है। सो ये डायरेक्शन होता है बच्चों ईएमएफ का। तो आप इस बात को लिख लो दैट व्हेन नॉर्थ पोल of a magnet is brought near a coil, then anti-clockwise current is produced in it. Then anti-clockwise current is produced in it. ये आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, प्रोड्यूस्ड इन इट। और अगर इससे उल्टा होगा यानी कि व्हेन साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ लूप या फिर कॉइल, देन क्लॉकवाइज करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, सो आप ये दोनों ही बातें अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेना। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पर ये करंट दिखाया है, ये सॉरी जो ये एरोज दिखाई हैं, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये एरोज आपको दिखा रही हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। सो कंफ्यूज मत होना कि ये एरोज क्या दिखा रही हैं, ईएमएफ या फिर करंट। सो दे आर शोइंग यू करंट। तो अगर मैं सबको कंक्लूड करूँ जो हमने यहाँ पर सीखा वो ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो एक ऐसा मैग्नेटिज्म अपने पास प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो पास आने वाले मैग्नेट को अपोज कर पाए। दिस इज़ वॉट वी हैड कंक्लूडेड। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो करंट है वो एक इस तरह का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है कि हमारा उस लूप का मैग्नेटिज्म आने वाले मैग्नेट को अपोज करे। सो अगर बच्चों में लेंज लॉ को और फराडेज लॉ को दोनों को क्लब करता हूँ, दैट इज़ मैं आपके सामने लिखता हूँ फराडे लेंज लॉ, तो इन दोनों ने मिलकर क्या कहा, इन दोनों ने कहा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो दिस इज़ वॉट वी हैड कंक्लूडेड, यानी कि हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कंप्लीट फॉर्मूला। जो हमने ऊपर पढ़ा था दैट वाज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ विच इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और ये सिर्फ एक कॉइल के लिए है, एक लूप के लिए है। मान लेते हैं कि मेरे कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी। n से मल्टीप्लाई कर देंगे n टर्न्स के लिए, एक टर्न के लिए सिर्फ डी फाई बाई डी टी, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n डी फाई बाई डी टी। और अगर हम बच्चों इस लेंज लॉ की सारी बात को कंक्लूड करें तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि जो हमारा लेंज लॉ है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आता है कि ऑन विच प्रिंसिपल इज लेंज लॉ बेस्ड, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है कि हमारी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। तो आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो दैट लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस with
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अ सिंपल थिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनर्जी। सो बच्चों, आज हमने आपको जो भी पढ़ाया दैट वाज फैराडेज लॉ, लेंज लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तीनों क्वांटिटीज़ ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम आने वाले पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक जगह यूज़ होगा। सो आपको हर एक जो भी आपको हमने आज पढ़ाया है वो सब अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे समझा हुआ होना चाहिए, खास करके लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। These two things are very very important because when in tomorrow's lecture I will be discussing about motional EMF, about production of EMF, तो ये सारी बातें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वहाँ पर। So for today's lecture that's all. Keep understanding these things again before watching tomorrow's lecture. Okay, thank you very much.